नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम एक और लेटेस्ट आईपीओ को लेकर आए हैं जो अपकमिंग आईपीओ है और जो जल्दी आने वाला है। तो इस बार तो सितंबर में बहुत सारे आईपीओ एक साथ आ गए हैं दोस्तों, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आईपीओ का नाम है, ये वायर सेक्टर से है, प्लाजा केबल्स एंड वायर का काम करता है। तो हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। स्पेशली वायर सेक्टर में मतलब वायर्स बनाता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है उनका, और केबल्स जो होती है उनका काम करता है ये। तो इसका आईपीओ आ रहा है, इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि क्या क्या इसमें है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या इसके फाइनेंशियल हैं। पर उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं प्लाजा वायर्स आईपीओ की, जो कि इसी वीक में आने वाला है, मतलब नेक्स्ट वीक में। इसका मेन काम एक्शन केबल बनाने का है दोस्तों। तो एक्शन केबल जो है ये मोस्टली इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके अलावा इसका जो है वायर और केबल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग है। केबल्स एंड वॉल फैंस का जो है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करता है दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका पोर्टेबल जो टेबल्स फैन होते हैं उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। पॉल्यूशन फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इंस्टेबल है। अगर हम बात करें इसके, तो इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी 2006 में। तो प्लाजा वायर लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वायर्स। तो ये वायर का सेल करता है। मार्केटिंग एलटी एल्यूमिनियम केबल्स, तो ये एल्यूमिनियम केबल्स बनाता है, और इलेक्ट्रिक गुड्स का भी काम करता है, यानी एफएमईजी सेक्टर में इसका काम है दोस्तों। अंडर इस फ्लैगशिप ब्रांड प्लाजा केबल्स एंड होम ब्रांड सच एंड एक्शन वायर एंड पीसीजी। तो ये दो सेगमेंट में काम करता है, एक तो ये वायर सेगमेंट में काम करता है और एक पीसीजी सेगमेंट है उसके साथ ये काम करता है। तो दो सेक्टर में हम बोल सकते हैं, एक तो वायर में है और दूसरा पीसीजी में है। तो दो सेक्टर्स में ये बेसिकली काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके और पैरामीटर्स की। तो प्लाजा वायर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, प्लाजा वायर इज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट इन नवरत्न वायर। तो पहले नवरत्न वायर के नाम से जानी जाती थी, काफ़ी फेमस थी। इट्स की प्रोडक्ट इन द वायर एंड केबल सेगमेंट। इसके जो की मेजर प्रोडक्ट है वो वायर और केबल सेगमेंट में ही बनाती है, जैसे हाउस वायर बनाना, सिंगल एंड मल्टीपल राउंड फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल बनाना, इंडस्ट्रियल केबल और समरसेबल पंप और मोटर भी बनाती है। उसके अलावा अंडर ब्रांड पीसीजी के अंडर में जो है, पीसीजी ब्रांड के अंडर में बनाती है, पीवीसी टेप्स बनाती है, पीवीसी एमसीबी बनाती है, पीवीसी पाइप्स को बनाती है ये। तो ये सारे के सारे पीवीसी के अंडर में। उसके बाद फोल्डिंग फैंस हैं इसके बनाने का, और ये घर के फैंस जो बनते हैं, वायर्स बन रही हैं, 3D वायर्स के बनाती है, फैंस है, आयरन है, तो हीटर और आयरन बनाती है, जैसे वाटर हीटर बना रही है। आयरन में भी 3-4 कैटेगरी की आयरन मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस टाइप से होम प्रोडक्ट भी ये बनाती है। इसके अलावा दोस्तों द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड अदर वायर्स एंड केबल प्रोडक्ट भी बनाती है, सच एंड एलटी पावर कंट्रोल केबल बनाती है, जैसे कि डिश टीवी एंटीना और को एक्स केबल्स बनाती है, टेलीफोन की वायर्स बनाती है, स्विच बोर्ड बनाती है, इंडस्ट्रियल केबल बनाती है, कंप्यूटर और लैंड नेटवर्क केबल जो होती है उनको भी ये बनाती है, सर्किट टेलीविजन का बनाती है, केबल्स एंड सोलर केबल्स बनाती है, पीवीसी स्टॉल टेप बनाती है, और पीवीसी कंडक्ट पाइप एंड एसोसिएटेड थ्रू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये बनाती है सारा। एज ए पार्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो कंपनी का टाई अप जो कर रखा है वो 20 सर्विस सेंटर से है, जो कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में है 2021 तक। तो प्लाजा वायर ने जो है 20 सर्विस सेंटर से टाई अप कर रखा है, ताकि कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ईजी सर्विस मिल पाए। तो इनका पोर्टफोलियो जो मेन है वो डिस्ट्रीब्यूशन में और ब्रॉड में नॉर्थ और साउथ रीजन में इन्होंने बेसिकली कर रखा है। बात करते हैं 31 मार्च 2023 तक की, तो कंपनी के पास 1249 यानी कि 1249 ऑथराइज डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 3 ब्रांच ऑफिस इन राजस्थान में है, उत्तराखंड में एंड उत्तर प्रदेश में। 1 ब्रांच ऑफिस इनका जो है कम गोदाम, ब्रांच ऑफिस कम गोदाम जो है वो महाराष्ट्र में है। 4 वेयर हाउस उत्तर प्रदेश में, आसाम में, केरला में और दिल्ली में है, और एक CSF एजेंट है इन स्टेट वाय पंजाब में, तो वहाँ भी है इनका। तो काफ़ी अच्छा लेवल पे इन्होंने अपना काम करा है। तो आप देख रहे हैं 1249 ऑथराइज डीलरशिप इनके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और 3 ब्रांच ऑफिस राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हो रखा है। उसके अलावा 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 7+ ब्रांचेज, मतलब 8 ब्रांचेज हैं, और 100+ चैनल पार्टनर भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड नेटवर्क है दोस्तों इसका। अब बात कर लेते हैं इशू साइज की। तो इसका टोटल इशू साइज बहुत छोटा है दोस्तों, केवल 71.28 करोड़ का इशू साइज है, यानी 71 करोड़ के लगभग का 72 करोड़ का इशू साइज है। और पर बहुत अच्छी बात यह है कि टोटल जो ये इशू साइज है वो पूरा फ्रेश में होने वाला है, यानी कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कंपनी कोई भी अपना होल्डिंग नहीं दे रही है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, फ्रेश इशू है ये 71 करोड़ के लगभग। डेट्स की अगर हम बात करें, डिटेल्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डिटेल्स है। तो आईपीओ का डिटेल्स है, 29 सितंबर को ओपन होने वाला है, 4 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 51 रुपये से 54 रुपये के बीच रखा गया। हमको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना होता है, तो हम 54 रुपये ही सेलेक्ट करेंगे। लॉट साइज की बात करें तो 277 का एक लॉट होने जा रहा है। टोटल इशू साइज की बात करें तो
28 करोड़ का ये इशू साइज है दोस्तों, 71 करोड़ के लगभग का, जो कि टोटल पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट, कि टोटल जो है फ्रेश इशू कंपनी लेकर आ रही है और एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अब बात कर लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स होने वाली हैं। तो डेट्स की बात कर रहे हैं तो ये आईपीओ दोस्तों ओपन होने जा रहा है आपके लिए 29 सितंबर को, यानी कि ये 15 या 16वां आईपीओ है। सितंबर मंथ में काफ़ी आईपीओ आ चुके हैं, तो 29 सितंबर को ये ओपन होगा, मंथ एंड पे मान के चलिए। आईपीओ की जो क्लोज डेट रखी गई है वो 4 अक्टूबर को रखी गई है, वेडनेसडे को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 9 अक्टूबर को आपको पता लगेगा, मंडे को। इनिशिएट ऑफ रिफंड, अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपका पैसा आपको रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो उसका डेट है 10 अक्टूबर तक। 1-2 दिन ऊपर नीचे भी लग सकता है दोस्तों, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो 10 अक्टूबर तक आएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट, अगर आपको मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में जो ये शेयर क्रेडिट होंगे वो उसका डेट है 11 अक्टूबर तक आपके अकाउंट में दिखने लगेंगे। और लिस्टिंग का डेट जो रखा गया है वो 12 अक्टूबर को रखा गया है, थर्सडे को। तो थर्सडे को ये एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। हमें याद रखना है कट ऑफ टाइम है 5 बजे शाम का। तो उसकी बात कर लेते हैं लॉट साइज की। लॉट साइज जो इसमें एक रिटेल कैटेगरी का है, 277 शेयर का लॉट है, 14,958 रुपये देने हैं। मैक्सिमम रिटेल में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3600 शेयर मिलेंगे, 1,94,000। स्मॉल एचएनआई में 14 का लॉट है जिसमें 3878 शेयर मिलेंगे, 2,09,000। और स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 18,282 आएंगे और 9,87,000 पे करने हैं। बिग एचएनआई में 67 का लॉट बनेगा और 18,560 शेयर मिलेंगे, 10 लाख रुपए लगभग देने हैं। कंपनी होल्डिंग की बात कर लेते हैं, होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो दोस्तों प्लाजा वायर आईपीओ के जो प्रमोटर हैं वो मिस्टर संजय गुप्ता और मिसेस सोनिया गुप्ता जी हैं, यही मेन 2 प्रमोटर हैं। शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग प्री इश्यूएंस जो है इससे पहले 100% इन्हीं दोनों के पास है, और अब जो डायलूट कर देंगे 69.83 बचेगा इनके पास, तो तकरीबन 29.74 के लगभग, मतलब कि 30% के लगभग डायलूट हो जाएगा इस आईपीओ को आने के बाद। तो 30% की होल्डिंग ये लोग डायलूट कर रहे हैं और मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी क्या रखी है, किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो क्यूआईबी के लिए 75% का पोर्शन दिया गया है इस बार, एचएनआई के लिए 15% दिया गया है और रिटेल कैटेगरी के लिए 10% रखा गया है। तो 10% में काफ़ी कम आ रहा है क्योंकि आईपीओ का साइज दोस्तों बहुत ही छोटा है, तो मुझे लगता है ये 100% ओवर सब्सक्राइब जाएगा ये आईपीओ, और 10% तो काफ़ी कम है। और जीएमपी भी इसकी मार्केट में देखेंगे अभी कितना अच्छा चल रहा है, तो उस हिसाब से देखते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की और अकाउंट की, कि कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर पे कैसी है। फाइनेंशियल पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं तो हम 3 साल के फाइनेंशियल पैरामीटर एनालाइज करेंगे, 2021 से लेकर 2023 तक के, लास्ट 3 ईयर्स के देखेंगे कि कैसा रहा 2021, 22, 23 में। तो एसेट की सबसे पहले बात करते हैं, तो एसेट कंपनी के पास 99 करोड़ थे 2021 में, 22 में बढ़ के 104 करोड़ हो गए, और वहीं 23 में बढ़ के 112 करोड़ हो गए, यानी एसेट में कंपनी ग्रोथ कर रही है, एक्सीलेंट दिखा रही है परफॉर्मेंस। रेवेन्यू पीस की बात करें तो 145 करोड़ का रेवेन्यू 21 में था, 22 में 176 हुआ और 23 में 182 हो गया। 22-23 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख पड़ा, पर 21 से 23 तक देखें तो काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट कैटेगरी कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4 करोड़ का था, फिर 5 करोड़ हुआ, फिर 7.51 करोड़ हुआ, एक्सीलेंट है। प्रॉफिट भी ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है तीनों साल में। नेटवर्थ की बात करें तो 40 करोड़ के लगभग था, फिर 45 करोड़ हुआ और अभी 53 करोड़ है, यानी नेटवर्थ भी कंपनी अपनी धीरे धीरे करके बढ़ा रही है, तकरीबन 6 से 8% का ग्रोथ दिखाई रही है नेटवर्थ में भी। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी कंपनी पे अच्छा है, 35 करोड़ था, फिर थोड़ा घट गया 14 करोड़, अभी 22 करोड़ है। थोड़ा सा ये जो है कंसर्न एरिया बना रहा है, अप डाउन में जा रहा है, लेकिन ठीक है, रिजर्व कंपनी जीरो पे नहीं है, एटलीस्ट कम से कम कंपनी के पास रिजर्व कुछ बच रहा है, तो ये एवरेज कैटेगरी में आएगा। बोरिंग की बात करें तो पहले 43 करोड़ था, 20-22 में जाके 40 करोड़ हो गया और फिर 39 करोड़ हो गया, तो यानी बोरिंग पे कंपनी कंट्रोल कर रही है और धीरे धीरे डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही है। बहुत अच्छा है, देखिए बोरिंग तो हर कंपनी पे रहता ही है, पर बोरिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहता है तो वहाँ जो है इन्वेस्टर को थोड़ा डर रहता है कि कंपनी का जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में बोरिंग जा रहा है। पर अगर बोरिंग जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है, बोरिंग शो करता है कि वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में और कंपनी अपने बोरिंग पार्ट पे काम कर रही है, इसका मतलब कंपनी स्ट्रॉन्ग फिलर दे रही है कि आगे चल के कंपनी एक अच्छी रेवेन्यू जनरेशन करेगी और अच्छा प्रॉफिट देगी। तो जो स्टेक होल्डर होते हैं या फिर जो आपके इन्वेस्टर होते हैं उनको भी थोड़ा सा फेथ आता है कि कंपनी अपनी बोरिंग पार्ट पे काम कर रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि देखिए 43 से कंपनी ने 40 करा, यानी 3-3.5 करोड़ रिड्यूस कर दिया, उससे अगले साल 1-1.5 करोड़ रिड्यूस करा, तो धीरे धीरे करके बोरिंग पार्ट पे कंपनी काम कर रही है, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है। उसके अलावा रिजर्व भी कंपनी के पास है, कुल मिला के देखा जाए तो 22 करोड़ के लगभग आज की डेट में रिजर्व है कंपनी के पास बचे हुए। और वहीं बोरिंग की बात करें तो 39-40 करोड़ के लगभग का बोरिंग है, तो यानी कंपनी ने जो है रिजर्व भी अपने पास अच्छा बचा के रखा है। बोरिंग का लगभग मान के चलो तो 50% से ऊपर का 52% के लगभग का बोरिंग का रिजर्व कंपनी के पास रखा हुआ है, तो इसका मतलब अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो एसेट काफ़ी अच्छा है कंपनी का, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा है, नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है कंपनी का, रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है। बोरिंग कंसर्न थोड़ा सा है, लेकिन वहाँ भी बोरिंग अच्छा हो जाता है, गुड कैटेगरी में रख सकते हैं हम। तो ओवरऑल 6 पैरामीटर में से 5 में हम इसको देंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं दोस्तों। फाइनेंशियल पैरामीटर पर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, यानी हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं और लिस्टिंग गेन तो हम कर ही सकते हैं, तो यानी दोनों ही पैरामीटर पे अच्छा है। बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, वो क्या बोल रहा है।
दोस्तों यहाँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि कंपनी का जो पी है वो 21.95 है, तो पी काफ़ी हाई दिखा रहा है, बहुत ही हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी जा रही है। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो 776 करोड़ 236 करोड़ का ये मार्केट कैप है, काफ़ी छोटी है, मतलब माइक्रो या मिनी माइक्रो कैप कंपनी आप बोल सकते हैं इसको। और वहीं अगर आरओई की बात करते हैं, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो काफ़ी अच्छा है, 14% के लगभग है, यानी जितना हमारा बेंचमार्क है इंडस्ट्री का वो हमें दे रहा है 14-15% होना चाहिए। और आरओसी की बात करें तो वो भी हमारा जो है 15.57 है, यानी कि 15-16% के लगभग वो भी है, तो यानी कि आरओई और आरओसी दोनों ही अच्छी कैटेगरी में है, जितना रिक्वायरमेंट है वो दोनों ही फुलफिल कर रहे हैं। डेप्थ ऑफ इक्विटी की बात करें तो 0.75 है, वहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करना है, पर अच्छा कह सकते हैं डेप्थ ऑफ इक्विटी। क्यों अच्छा कहते हैं हम इसे गुड इसलिए बोल रहे हैं कि कंपनी जो है रिड्यूस कर रही है अपना डेप्थ को, तो जो कंपनी रिड्यूस कर रही है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाँ कंपनी काम कर रही है। ईपीएस की बात करें तो बहुत ही लो है, ईपीएस है 2.46 है, और हमारा ईपीएस का जो ट्रेंड बोलता है वो 11-12 से ऊपर होना चाहिए, यहाँ बहुत कम है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो वो करीबन 14% है, तो अच्छा है 14%। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की कि क्यों कंपनी ये इशू लेकर आई है। तो दोस्तों जो कंपनी प्लाजा वायर आईपीओ इशू लेकर आई है वो फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है टुवर्ड्स सेटअप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहती है ऑफ हाउस ऑफ वायर, फायर रेजिडेंस वायर एंड केबल, एल्यूमिनियम केबल और सोलर केबल टू एक्सपेंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लगाना चाहती है, यानी कि अपने को एक्सपेंड कर रही है, कंपनी बढ़ा रही है, बहुत अच्छा है। और दूसरा है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बोरिंग पे तो कंपनी कंट्रोल कर ही रही है, साथ में साथ अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बढ़ा रही है। इसका मतलब कंपनी जो है ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रही है, यानी कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलर दे रही है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है दोस्तों इस आईपीओ की। तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है, क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए डिमांड अच्छी ही रहेगी। इसमें देखिए आईपीओ का साइज 54 रुपये प्राइस बैंड रखा गया, 12 रुपये जीएमपी चल रही है, तकरीबन 22% का प्रॉफिट आज के ही डेट में दिखा रहा है, यानी आपको 22% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है पहले ही दिन दोस्तों। फायर रेटिंग की बात करें तो 5/4 है, काफ़ी अच्छी फायर रेटिंग है, यानी काफ़ी अच्छा पहला आईपीओ जो है काफ़ी दिनों बाद है जो जिसमें अच्छा हमें दिखने को मिल रहा है। और विष्णु प्रकाश पुंगला के बाद मुझे लगता है यही अच्छा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। और यहाँ बात करें तो आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, सिर्फ 71 करोड़ का आईपीओ है दोस्तों, बहुत ही छोटा आईपीओ है। ओपन होगा ये 29 तारीख को और 4 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट इसका आएगा 9 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर को दोस्तों ये लिस्टिंग हो जाएगा फाइनली एनएससी और बीएससी दोनों पे, यानी मेन लाइन का ये आईपीओ है। तो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ओवर सब्सक्राइब होना ही वाला है, इसके ओवर सब्सक्राइब के चांसेस बहुत हाई बन रहे हैं दोस्तों। और लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें, लिस्टिंग गेन कितना दिख रहा है तो तकरीबन 22% का लिस्टिंग गेन, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है दोस्तों, और बढ़िया लिस्टिंग गेन है। मतलब अभी तक के जो आईपीओ आए हैं उनके हिसाब से तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, तो हमें इसमें सोचना नहीं चाहिए। और जो हमारा क्राइटेरिया कहता है वो 20 से 30% का लिस्टिंग गेन करता है, तो यानी ये आईपीओ हमारे लिस्टिंग गेन के क्राइटेरिया में फिट बैठता है कि जहां हम 20 से 30% अगर कोई आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन दे रहा है तो हम वहां अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमें अप्लाई कर देना चाहिए। एटलीस्ट 1 लॉट वी शुड अप्लाई इन दिस आईपीओ, बिकॉज 1 लॉट से ज़्यादा मैं इसलिए सजेशन नहीं दूंगा कि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो फालतू में पैसा फंसा के कोई फायदा नहीं है। तो 1 अप्लाई या 2 अप्लाई बस मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं आप, और रिटेल कैटेगरी में जो भी कैटेगरी में आप करना चाहें। फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉग है, फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत स्ट्रॉग है इस कंपनी के, तो हमें दिखा रहे हैं कि जो है कंपनी लॉन्ग टर्म में भी आप रख सकते हैं और लिस्टिंग गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही उसमें आप कर सकते हैं। तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है कंपनी का, और बस मैं तो सजेशन यही दूंगा कि हम 1 लॉट से ज़्यादा अप्लाई ना करें, क्योंकि अभी और भी आईपीओ आने वाले हैं 1 बाय 1, तो उनके लिए भी पैसा बचा के रखें, क्योंकि रिटेलर्स के पास पैसे की बहुत कमी होती है दोस्तों, तो हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है, तो हम उसको फंसा नहीं सकते। अच्छे से अच्छे आईपीओ में जहाँ हमें लिस्टिंग हो हम वहीं देख सकते हैं। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये आईपीओ दिस आईपीओ विल गो टू ओवर सब्सक्राइब मोड जरूर जाएगा दोस्तों, तो एटलीस्ट हम 1 ही लॉट अप्लाई करें वही सफिशिएंट है, अगर वो आ जाता है तो काफ़ी अच्छा। और अलॉटमेंट चांसेस के लिए आप चाहें तो 2, 3 या 4 डीमेट अकाउंट से अलग अलग कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए पैन कार्ड सबके अलग होने चाहिए। एक ही डीमेट अकाउंट, मतलब एक ही पैन कार्ड से 4-5 डीमेट अकाउंट में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और रिटेल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ काफ़ी टफ सिचुएशन आने वाला है, क्योंकि पोर्शन बहुत कम रखा गया है। तो यही वीडियो था, यहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।